हाय रितु। रितु, आज हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उस दिन से जब से तुम्हारा जन्म हुआ और क्या क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ। एक्चुअली आज तक मैंने किसी भी इंटरव्यू में ये रिवील नहीं किया है, ना मैं करना चाह रही थी। लेकिन बात वो भी है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, चाहे मैं कितनी भी मुंहफट रहूँ, मैं कितनी भी फ्रैंक रहूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि एटीट्यूड दिखाती है या बहुत मुंहफट है, तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात कि अगर मतलब ये चीज़ मुझसे अगर पूछा जा रहा है तो ये चीज़ पहली बार मुझसे किसी ने पूछा है ऑन कैमरा। तो झूठ बोलने से अच्छा है कि आई शुड टेल द ट्रूथ क्या है मेरी लाइफ में। मैं पैदा कलकत्ता में हुई, मैं हूँ बनारस की, बट कभी वहाँ पे आना जाना उतना मेरा है नहीं। मैं कभी कभी आती जाती हूँ, मतलब साल में, 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में 1-2 बार। और पैदा होने के बाद कुछ साल के बाद मेरे डैड एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरा भाई जो है, मेरा सगा भाई, आप लोगों ने मूवी देखी होगी बधाई हो, जिसमें एक बच्ची पैदा होती है जो अपने भाई से 23 साल छोटी होती है। तो मेरा स्टोरी कुछ ऐसा ही है कि मैं 23 साल छोटी हूँ अपने भाई से, और वो मेरे बाप जैसा है मेरे लिए। मेरी बहन मेरे से 12 साल बड़ी है, जो न्यूयॉर्क में रहती है 20 साल से। शी इज़ वेल सेटल्ड ओवर देयर। और मतलब भाई बहन माँ बाप का प्यार कभी नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कितना भी आपके रहें, क्या भी कुछ भी रहे। बट वो एक जो होता है ना, माँ बाप आपके जो होते हैं, माँ बाप ही होते हैं। माँ और बाप का बोलते हैं ना कि दर्जा आप किसी को नहीं दे सकते हो, शायद इसीलिए बोला जाता है। तो मॉम डैड ऑब्वियसली, मॉम तो थी, डैड को बता दिया। उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई का टाइम शुरू हुआ मेरा, तो मेरा भाई हमेशा मुझे बोझ समझता था। उसको लगता था कि हम यूपी बिहार से हैं, तो हमें कैसा दहेज दे के शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा शादी के लिए। तो ही वॉज ऑलवेज इन टेंशन कि यार इसको तो इतना पैसा लगा के इसको बड़ा करना है, इसको पढ़ाना भी है, इसको ये भी कराना है, वो भी कराना है, पढ़ाई लिखाई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जिम्मेदारी ना बचपन से ही खुद पे ले लिया। मैंने खुद से ही स्टार्ट कर दिया कि मुझे लाइफ में, अगर मैं बिना माँ, तब बिना बाप के हूँ, अगर मेरी माँ हाउसवाइफ है, तो मुझे मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड डूइंग छोटा मोटा। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना 9th-10th मैंने पास किया। उसके बाद मैंने 10th के बाद तुरंत मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया पुणे में। जेंसर में काम किया है, IBM में काम किया है, विप्रो में काम किया है। मतलब कौन सा आप मतलब कॉल सेंटर आप बोल दो जहाँ मैंने काम नहीं किया है। वहाँ काम कर करके मैंने पैसे जुटाए, जैसे तैसे मैंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। मैंने ग्रेजुएशन किया पुणे यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने सिम्बायोसिस से मैंने अपना फिनांस में MBA किया, जो कि ईजी नहीं होता है, 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं। तो वो सब कुछ मैंने अपना खुद के पैसे से किया। बाद में जॉब करके पैसे भी इतने इकट्ठे किए कि मैं शादी में अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पाऊँ, अपने भाई को हेल्प कर पाऊँ कि मेरी शादी जब हो तो उसको वो एक बड़ा टैबू ना लगे, उसको लगे कि हाँ यार मेरी बहन ने कम से कम, अगर मैं 10 लाख दे रहा हूँ तो मेरी बहन भी 10 लाख दे रही है। तो मैंने इक्वली इन्वेस्टमेंट किया अपने शादी में। यस गाइस, राइट। आप लोगों को पता नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है, बट या दिस इज़ ट्रू। मेरी शादी हुई थी 5 साल पहले, और मेरे सारे ससुराल वाले मेरे बिहार से हैं। मैं बिहारियों को बुरा नहीं बोलूँगी, मैं खुद यूपी बिहार से हूँ, मैं उनके लिए ये नहीं करती हूँ। इंसान आप कहीं के भी हो, यूपी के हो, बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, आप कहीं भी हो, इंसान क्या हो आप, वो मैटर करता है। तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, एक बस बता रही हूँ कि लोग बिहार से हैं। और मेरी जब शादी हुई तो दहेज को लेके मेरे घर में बहुत झंझट हुआ शुरू में ही। और जबकि दहेज में मेरे से कम 35 से 40 लाख रुपए लिए गए हैं, कार लिया गया है, सब कुछ लिया गया है। ये मार्क्स हैं जो मेरी सास ने मुझे चिमटों से जलाया है। और मेरी माँ उस टाइम पे बेड रेस्ट पे थी। मेरी मॉम को ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ था। मैं उनको बता नहीं पाती थी कि मेरे साथ हो क्या है। तो मैंने सब कुछ झेला चुपचाप, 2.5 साल उस घर में रही हूँ। एक ही घर में रह के भी मेरा पति अपनी माँ के साथ रहता था दूसरे रूम में, और मैं अकेले एज अ नौकरानी उस घर में रहती थी। मेरा भाई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके घर में कम से कम 5 नौकर हैं। और जब से मैं पैदाइशी ऐसा हुई हूँ ना कि मेरे घर में हमेशा से नौकर रहे हैं, 5-6 नौकर रहे हैं।
तो मुझे पता नहीं है कि काम कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं। मतलब खाना खा के ना प्लेट हम इतना ऊपर से छोड़ देते थे, इतनी अय्याशी थी मेरे को कि हाँ ठीक है, खाना खा लिया, यहाँ से छोड़ दिया प्लेट, अब नौकर लेके जाएगा। लेकिन जब शादी करके गई ना, ससुराल एकदम अलग होता है। यहाँ तक घूंघट करके मैं खाना बना रही हूँ, 36 डिग्री 40 डिग्री में मैं खाना बना रही हूँ गर्मी में। जबलपुर की बात बता रही हूँ आपको। तो वहाँ पे मतलब होता था, ये सारी चीजें मैंने फेस की है। मैं 6-7 लोगों का काम मैं अकेली कर रही हूँ। जो मैंने नौकर वाला सुख घर में उठाया था, वो मैं नौकर जाकर किसी और के घर में बनी हुई हूँ। फिर भी उस घर में कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पे मुझे जलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मेंटली मुझे इतना हैरेस कर दिया गया था कि मुझे साइकेट्रिक की ज़रूरत पड़ गई, मेरे को साइकेट्रिक के पास जाना पड़ गया। बहुत लोग होते हैं ना जो मेंटल अपना बताने के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मुझे तो लगता है यार कि शरीर जो होता है ना, बॉडी का जो पार्ट्स होता है ना, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में हो सकती है, दिल में हो सकती है, वैसे आपके दिमाग में भी हो सकती है। तो आपको डरना नहीं चाहिए, ना आपको शर्म आनी चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए किसी को। इफ़ यू हैव अ मेंटल डिजीज, इफ़ यू हैव अ मेंटल प्रॉब्लम, यू शुड शेयर इट। जब तक आप शेयर नहीं करोगे आप उससे ओवरकम नहीं हो सकते हो। तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई। मेरे को मतलब बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा। साइकेट्री के पास जाती थी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, वो मुझे ट्रीटमेंट देते थे, थेरेपी देते थे। फिर मैं थोड़ा सा ओवरकम हुई। बट देन आई रियलाइज कि यार मेरे को जो दवाइयाँ मिलती थी ना, वो दवाइयाँ ऐसी थी कि अगर मैं वो दवाई खा लेती थी तो मैं एकदम सुन हो जाती थी। मैं सुन हो जाती थी, मतलब मैं किसी को मुझसे 10 बार कोई सवाल करता था ना, तो मैं एक बार उसको हाँ या ना में जवाब देती थी। जो भी मैं सर हिला के देती थी, मैं मुंह से जवाब भी नहीं दे पाती थी। तो मुझे लगा कि यार फिजिकली मुझे अगर हर्ट कर रहे हो ना, तो वो तो मैं आपका झेल भी सकती हूँ, लेकिन आप मुझे मेंटली अगर पागल कर दोगे तो मैं कैसे झेलूंगी खुद को। कल तो मैं खुद के ही हालत में नहीं रहूंगी ना कि मैं अपने आप को संभाल लूँ। तो एक दिन ऐसे ही बहुत हाइट्स हो गया। 2.5 साल उस घर में रहने के बाद आई रियलाइज कि नहीं यार, नहीं रह सकते यहाँ पे। और वो घर छोड़ के निकली। वो भी ऐसे निकली कि मेरी सास ने मुझे आके सुबह सुबह एक पैर पे थप्पड़ मार के बोला कि तू तो बोल रही थी कि अगर तेरा पति साथ में नहीं रहेगा तो तू साथ में नहीं रहेगी, तो तू यहाँ क्या कर रही है। और उसको पता था कि 2.5 साल से मैंने कुछ काम नहीं किया, मेरे पास पैसे रुपए नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी। बट होता है, ब्लेसिंग होती है सबको। तो मैं वो घर छोड़ के निकल गई। मेरे गले में एक सोने का चेन था जो मेरी माँ का था, जो मेरी माँ ने मेरी शादी में दी थी। और वो सोने का चेन मेरे लिए बहुत प्रीशियस था, क्योंकि वो सोने का चेन वो था जो पापा ने मम्मी को मंगलसूत्र के तौर पे दिया था। और जब पापा एक्सपायर हो गए थे तो वो मंगलसूत्र बेच के जो मम्मी ने उसको एज अ, क्योंकि मम्मी तो विडो हो गई ना, वो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, तो वो सोने को गला के जो उसने चेन बनवाया, वो चेन उन्होंने मुझे दिया। और वो चेन को मुझे बेचना पड़ा, लेकिन मुझे रिग्रेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। अगर आज मेरे काम नहीं आएगा तो ये सोने का चेन मेरे किसी काम का नहीं है, शायद वो लॉकर में ही पड़ा रह जाएगा। तो मैंने वो सोने का चेन बेचा, मैंने फ्लाइट की टिकट कराई, मैं भैया के पास गई, भैया भाभी के घर पे। भैया ने बोला कि मैं तुझे अपने घर पे नहीं रख सकता। और भैया को मैंने पूछा लाइक क्यों, तो ही इज लाइक कि तुम घर बार छोड़ के आई हो, हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे रिलेटिव्स तुमको क्या बोलेंगे, हमारे रिलेटिव्स हमसे सवाल करेंगे विच इज़ नॉट आंसरेबल, तो हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। एंड आई वाज सो शॉक्ड। आई वाज लाइक यार, मैं ये जो जख्म है ना, जो अभी जो दिख नहीं रहे हैं 2 साल बाद, ये तभी बहुत ताज़े थे, उस टाइम पे तो नए नए थे। मेरे भाई को इस पर भी तरस नहीं आई, उसको लगा कि नहीं चलो ठीक है। फिर ठीक है, फिर मैं नोएडा चली गई। मैंने भैया को बोला कि ठीक है, मैं खुद का कमा सकती हूँ, खा सकती हूँ, मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। मैं चली गई, मैं जॉब करने लगी। अब जॉब करते करते क्या हुआ कि मम्मी की डेथ हो गई 1.5 साल बाद, और भैया ने मुझे मेरी माँ की शक्ल भी नहीं देखने दी। तो मैं थोड़ी सी ना ब्लैंक टाइप हो गई थी। मेरे से काम भी नहीं हो पा रहा है, मेरे से ऑफिस नहीं हो पा रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड देन मैंने भैया को फ़ोन किया एक दिन। मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे फैमिली वाला माहौल चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, आई वॉन्ट टू बी देयर। तो भैया इस लाइक कि ठीक है कम। मैं चली गई। उसके कुछ दिन बाद मैंने 2 महीने बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैंने गाइस सौतेली सीरीज़ की है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, तो सौतेली के पहले ही मेरे साथ ये सीन हुआ था, ये जो मेरा पैर फ्रैक्चर था। और मेरे भैया से मैंने बोला कि
मतलब दिस इज़ नॉट डन कि मेरी माँ को मैंने देख नहीं पाई मैं लास्ट टाइम, बट ही इज़ लाइक ऑल ओके, नहीं कुछ नहीं होता है, ये है वो है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कि तुमको बता दूंगा कि वो कब मरने वाली है, ना मैं डॉक्टर हूँ कि तुमको डेट बता दूँ कि वो कब मरेगी। तो ये करते करते माँ मर भी गई, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। एंड आई वाज सो, मतलब रिग्रेट तो ऑब्वियसली आज तक है, क्योंकि मरने से 5 मिनट पहले तक भी मम्मी के ज़बान पे सिर्फ मेरा नाम था कि वांट टू सी हर, उसको बुला दो, उसको बुला दो। तो ऑब्वियसली हमेशा, मतलब वो कभी कम नहीं होने वाला है वो पेन। बट भाई के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ये लगता है कि मतलब भाई हो के भी अगर सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने भाई से एक दिन पूछा, भाई से भी नहीं पूछा, भाभी से पूछा कि भाभी मम्मी के डेथ के टाइम पे जो मम्मी ने ज्वेलरी पहनी थी आपने संभाल के रखी तो है? तो भाभी ने बोला हाँ रखा है, कुछ नहीं बोला। उसके बाद 2-2:30 बजे खाना खा के सोने जा रही थी, उस टाइम मैंने पूछा भैया, जब रात में आधा खम्बा पी के डाउन था तब जाके मेरे भाभी ने मेरे भाई से सवाल उठाया कि ऋतु तो पूछ रही थी कि मम्मी का ज्वेलरी तो रखा है ना आपने संभाल के। मेरा भाई पता नहीं पी के कितना पागल था वो रात में, वो आया अचानक से एंड स्टार्टेड हिटिंग मी। उसने इतना मारा गाइस कि आई हैव द फोटोज इन माई फोन, आई विल शेयर यू विद, लाइक ये शेयर करूंगी मैं। मेरा ये नाक टूट गया, इधर इधर सारा होठ फट गया, ऐसे ब्लीड कर रही थी मैं, ऐसे आई वाज ब्लीडिंग। एंड मुझे कुछ चारा ही नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लग रहा था कि यार या तो मैं सुसाइड कर लूँ या तो मैं मर जाऊँ, क्योंकि मम्मी भी नहीं रह गई थी और ना मेरा कोई रह गया था। अब मुझे लग रहा था कि बस मेरे को मर जाना है। बट 2 दिन बाद ना मुझे इंस्टाग्राम पे ये ऑफर आया कि आप बोल्ड करोगे क्या? और मुझे पता नहीं था कि बोल्ड मतलब क्या होता है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग बोल्ड एंड टच वुड, ओ माय गॉड, आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जिसको जो लगता है भाड़ में जाओ अपनी, एग्जैक्टली। तो I'm doing very great in my life and I'm very, very, very happy. I'm just back, you know, Ritu Rai is back. तभी मैं थोड़ी सी खो गई थी, थोड़ा सा मैं परेशान थी उस टाइम पे, लेकिन ठीक है, अभी I'm doing very great in my life. सो ऋतु, जैसे कि मेरा नॉलेज आज आपको 1 साल भी नहीं हुए हैं, हाँ. ये हम छोटा सा ब्रीफ लेंगे। हाँ. सो जो आपने पहले लाइफ गुजारी है, आप एक MBA आप कर चुकी हैं, आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं। सो वहाँ से और यहाँ के सफ़र में क्या फ़र्क नज़र आता है, और क्या आप इस दुनिया में खुश हैं? मैं ना इस दुनिया में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ना, आप जो बोलते हैं ना कि एक फ़र्क कॉर्पोरेट लाइफ में और इस लाइफ में, बोल्ड लाइफ में, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं शुरू से बोल्ड रही हूँ। क्योंकि मैं ना बिना बाप के रही हूँ, और बिना बाप की जो बेटियाँ होती हैं ना, वो दुर्गा काली का ही रूप होती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि आपको ना शुरू से आपकी हर चीज़ खुद हैंडल करनी पड़ती है। अगर सोसाइटी में 4 लड़कियां हैं और आप भी हो उनमें से, तो 4 लड़कियों को ना 4 उनके माँ बाप आके बचा लेंगे। आपको बचाने वाला कोई नहीं आता है। जिसके 4 जो लड़कियां हैं ना, उनके अगर माँ बाप है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा उनको, सब उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन आपकी तारीफ कोई नहीं करेगा। आप ही एक होगे जो सब में ग्रैब होते रहोगे कि अच्छा ये बंदी इतनी बुरी है, ये बंदी ऐसी। तो तब से आप फाइट करना अपने लिए शुरू करते हो, और वो इतना आदत हो जाता है ना आपको। मैं तो डैड को गए 18 साल हो गए, 19 साल, मैं 18-19 साल से अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, अपने आप को प्रूव कर रही हूँ, अपने आप को चीज़ें। अब तो मैंने छोड़ दिया है करना, अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। जिसको जो सोचना है सोचो, अपने घर पे बैठ के सोचो गाइज, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है। तो मैं अब इतने अपने लाइफ में स्ट्रांग हूँ कि एक ऑफिस की भी लाइफ थी ना, तभी भी मुझे खुद को डिफेंड करना पड़ता था, और आज ये बोल्ड इंडस्ट्री है तो भी मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। तो अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे मैं डिफेंड करूँ ही क्यों खुद को, जब मैं गलत ही नहीं हूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी।